नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। प्रधानमंत्री को ऑकलैंड से विदा करने स्वयं एयरपोर्ट पर पहुंचे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को सराहा। कहा, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में है दोस्ती, वैल्यू और कमिटमेंट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड के नेता विपक्ष क्रिस हिपकिंस से भी की मुलाकात। ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में उद्यमियों से की बात। दोनों देशों के साझा विकास के लिए रोड मैप बनाने पर दिया जोर। भारतीय नौसेना की ताकत में जुड़ा नया अध्याय। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम। वियतनाम में बड़ा हादसा। फूक्वोक द्वीप के पास डूबी पर्यटकों से भरी नाव। 15 लोगों की मौत। नाव पर भारतीय पर्यटक भी थे सवार। और फीफा विश्व कप में आज होंगे 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले। इंग्लैंड के सामने होगी इतिहास रचने की तैयार नॉर्वे। वहीं विश्व कप में पिछले 11 मैच से अपराजित अर्जेंटीना के सामने होगी स्विट्जरलैंड की चुनौती। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से प्रधानमंत्री को बेहद गर्मजोशी के साथ विदा किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं हवाई अड्डे पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जुटे हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हुए। इस अवसर पर उमड़े जनसमूह का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की अभूतपूर्व रफ्तार का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते से खुलने वाले नए अवसरों को भी रेखांकित किया। न्यूजीलैंड के साथ अपने जुड़ाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने 2.5-3 दशक पहले की अपनी यात्रा को याद किया। प्रधानमंत्री ने वो मफलर दिखाया जो उन्हें तब उपहार में मिला था। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, ये मफलर जो आप देख रहे हैं
ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बताया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हुई प्रगति की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत आकार देगा। Every single time I go, I am struck all over again by the remarkable energy, the dynamism and the innovation of the Indian people. But I want to say it is the transformation that Prime Minister Modi has led that takes my breath away. India now has one of the largest middle classes in the world, with 445 million people and still growing. And with those higher incomes, families can enjoy better food, take holidays, send their children to study, and save for retirement. That is not a small thing. That is one of the greatest advances in human dignity the world has ever seen. And Prime Minister Modi, it has happened under your leadership. It hosted the G20 and it will soon be the world's third largest economy. The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के नेता विपक्ष क्रिस हिपकिंस से मुलाकात की। ऑकलैंड में हुई इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भारतीय नौसेना की ताकत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। समुद्र की लहरों को चीरते हुए और दुश्मन के रडार को चकमा देने स्टील्थ में माहिर युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 समंदर में राज करेगा। इस विध्वंसक फ्रिगेट को विशाखापत्तनम में विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इस अल्ट्रा मॉडर्न युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद आपने देखा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है। केंद्रीय रेल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत हाईटेक सिटी में हाई सी GCCS और IT लीडर्स राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेकर की। कार्यक्रम में उन्होंने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, प्रमुख IT कंपनीज और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा की। इस चर्चा में हैदराबाद के बढ़ते IT इकोसिस्टम GCCS के विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार
और तकनीकी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बात की और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत के सुझाव भी लिए। More than 100 electronics manufacturing companies have been promoted under the electronics manufacturing programs of the Government of India, where Telangana has been a big beneficiary. One CFC, which is Common Facility Center, where the startups can try out their prototypes, has been functioning very well here. In semiconductor, 36 institutions have been the beneficiaries of world's latest EDA tools, the semiconductor chip design tools. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद को 3 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर दिए हैं जो शहर की तस्वीर बदल देंगे। पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु तक ये कॉरिडोर पूरे इलाके में गेम चेंजर साबित होंगे और हैदराबाद हाई स्पीड का हब बन जाएगा। 3 high-speed bullet train corridors to Hyderabad, to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, क्यूआर स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू, थोड़ा ध्यान से। विशंबर, तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के मकसद से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर में ब्रिक्स देशों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मंजूर किया गया प्रस्ताव स्टेक होल्डर्स के बीच तालमेल, सहयोग और बातचीत को बेहतर बनाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के भविष्य के विकास पर केंद्रित है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदा विधेयक की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। न्याय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक
ये समिति द यूनिफॉर्म सिविल कोड वेस्ट बंगाल 2026 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेंगी। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इसके अलावा समिति में मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, कई सेवानिवृत्त और कार्यरत नौकरशाह, शिक्षाविद और विधि विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नागरिकों के व्यक्तिगत दीवानी कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई मामले में पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए कोर्ट ने चेयरमैन ओएमए सलाम, वाइस चेयरमैन ईएम अबूबकर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मामले में 29 जुलाई से ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, यूएपीए के तहत आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने, भर्ती करने और आतंकी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। इन सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक मामले में अभी जांच जारी है और साथ ही 2-3 लोगों पर संदेह है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस केस में अभी तक सीबीआई ने मुख्य मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और अन्य कोचिंग संचालकों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा मूल रूप से 3 मई को आयोजित की गई थी। पेपर लीक के विवादों के कारण एनटीए ने इसे रद्द करके दोबारा 21 जून को कड़ी सुरक्षा और व्यापक निगरानी के बीच इस परीक्षा को दोबारा आयोजित किया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास पर्यटकों को लेकर जा रही एक नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एएफपी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि फू क्वॉक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नौका के पलटने की दुखद घटना हुई है। दूतावास ने बताया कि हादसे के सही कारणों और प्रभावित लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वह स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। साथ ही नृपेंद्र मिश्र ने प्रेस को मंदिर निर्माण और अन्य परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी। उनके मुताबिक पुराना मंदिर स्मारक लगभग तैयार हो चुका है और वहां 24 घंटे अखंड ज्योति की व्यवस्था भी की जा रही है। निर्माण कार्य में मुख्य रूप से 2 कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पुण्य स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग
उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। और आइए अब बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप की रोमांचक पारी की। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फैबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मौजूदा उप विजेता फ्रांस से होगा। यह मुकाबला डलस स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के 30वें मिनट में बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कुर्तुआ ने डैनी एल्मो का पहला शॉट रोक लिया, लेकिन रिबाउंड और फैबियन रुइज ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने 41वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। स्पेन की ओर से दूसरा गोल मिकेल मैरिनो ने किया। यह गोल खेल के 88वें मिनट में आया और स्पेन और फ्रांस के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच यह मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मैच मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे नॉर्वे की टीम ने इस विश्व कप में अब तक अपने परफॉर्मेंसेस से सभी को चौंकाया है, जबकि वहीं इंग्लैंड की टीम ने सह मेजबान मैक्सिको के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की, वो इस टीम के आक्रामक अंदाज का एक और चेहरा बनकर सामने है। इंग्लैंड की मौजूदा टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बड़े टूर्नामेंट का अनुभव है। जॉर्डन पिकफोर्ड, जॉन स्टोन्स, जॉर्डन हैंडरसन, मार्कस रैशफोर्ड और कप्तान हैरी केन 2018 विश्व कप में भी ये टीम का हिस्सा रह चुके हैं। टीम के कप्तान हैरी केन जबरदस्त फॉर्म में है। इस खिलाड़ी ने अब तक 5 मैचों में 6 गोल किए हैं। नॉर्वे और इंग्लैंड के बीच वैसे अब तक 12 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 7 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, वहीं नॉर्वे ने 2 बार, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। और इसी के साथ दूरदर्शन के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।